हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस पेपर, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। और सब्जेक्ट जो रहेगा बच्चों इस पेपर का, वो साइंस रहेगा, विज्ञान। तो बच्चों, आपको मैं यह पेपर हिंदी मीडियम में सोल्व करवाऊँगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से संबंध रखते हैं बच्चों, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि मैंने वो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसको। और उसकी वीडियो जो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों देखिए, पहला जो पार्ट है, सेक्शन ए है, उसमें पूछा गया है कि एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है। तो उसके दो पार्ट पूछे गए हैं। तो जो ये जुकाम है, किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक। तो बच्चों, आपको पता है कि तीव्र रोग भी होते हैं, जो वे बीमारियां जो किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए प्रभावित करती हैं। और दीर्घकालिक रोग वो होते हैं बच्चों, जो किसी व्यक्ति को ज़्यादा समय के लिए प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, जुखाम जो आपको पता है कि वो क्या होता है, कुछ समय के लिए व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ये किस प्रकार का रोग हुआ बच्चों, तीव्र रोग हुआ। तो ये आपको बताना था इस पार्ट में। और जो पार्ट बी है, दो दीर्घकालिक रोगों के नाम लिखिए। तो दीर्घकालिक रोगों में बच्चों कौन कौन आते हैं, जो लंबे समय के लिए, कैंसर है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं बच्चों एड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप इन दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मधुमेह जो होता है, मधुमेह, ये भी क्या होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ बोला जाता है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया दो, तो आपको कोई दो लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी ग्रह पर उनके ध्रुवों और विषुवत पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो गोल नहीं होती, वो कैसी होती है, अंडाकार होती है इस प्रकार से। तो बच्चों, ये क्या होते हैं ऊपर वाले, ये पार्ट क्या होते हैं, इसके ध्रुव होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं बच्चों, ये इसको हम विषुवत वर्त बोला जाता है। तो बच्चों, क्या होता है इस प्रकार से, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे ये, ठीक है। तो ये वाले पार्ट जो होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे ध्रुव, और ये वाले कहलाते हैं हमारे विषुवत वर्त। तो बच्चों, क्या होते हैं कि जो हमारा जी का मान जो होता है, वो क्या होता है बच्चों, ध्रुवों पे ज़्यादा होता है। क्या होता है, ध्रुवों पे जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो विषुवत वर्त होता है, इस पे जी का मान जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो ये आपको बताना है। तो अगर जी का मान ध्रुवों पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर बच्चों भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये याद रखना, भार भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। और जी का मान विषुवत वर्त जो होता है उस पर कम होता है, तो वहाँ पे भार भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो भार का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो W = mg के बराबर होता है। अब जी की वैल्यू क्या होती है, ध्रुवों पे ज़्यादा होती है, तो आपका भार भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। और जो जी का मान विषुवत वर्त पे कम होता है, तो जी भार भी आपको वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से आपको बताना था। क्वेश्चन 3 में देखिए बच्चों, क्या पूछा गया आपसे, यदि यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पे 66 न्यूटन है, 66 न्यूटन है, तो आपका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि भार, एक तो होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, कि द्रव्यमान जो होती है ये राशि कभी प्रभावित नहीं होती, चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, जबकि भार बदलता रहता है। तो आपको पता है कि जो चंद्रमा पे जो भार होता है, वो अर्थ के भार का क्या होता है, 1/6 होता है। यानी जो जो भार होता है चंद्रमा पर, वेट जो होता है मून पर, वो क्या होता है, 1/6 वेट ऑफ अर्थ, ये होता है बच्चों। तो इसका मतलब आपको 66 को क्या करना है, 66 को 6 से भाग कर देना है। तो क्या आएगा, 11 न्यूटन। ये क्या होगा, आपका जो भार है वो कहाँ पे होगा, चंद्रमा पे होगा। उसके बाद में बच्चों देखिए, बी वाला पार्ट जो है, चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, न बढ़ता है न घटता है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। तो आपको ये बताना कि द्रव्यमान जो होता है वो न घटेगा न बढ़ेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद में
बच्चों अथवा वाला जो पार्ट है इसमें देखिए, इस पार्ट में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, देखिए एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है और ज़मीन पर 2 सेकंड में गिरती है। ज़मीन से टकराने पर इसकी गति क्या है? तो आपको पता है कि बच्चों आपको इसमें जो गति की जो समीकरण होते हैं वो यूज़ करना है। तो कौन सा यूज़ करना है आपको? वो करना है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ये वाली समीकरण आपको यूज़ करना है। v का मतलब होता है बच्चों अंतिम वेग, और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और a का मतलब होता है त्वरण, और टी का मतलब समय। तो देखिए जो आपका प्रारंभिक, जब ऊपर से गिराई जाती है गेंद को, तो प्रारंभिक वेग आपका बच्चों क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो v इज इक्वल टू 0 प्लस जो a है, जो a है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका मान हम 10 लेते हैं, और टाइम दे रखा है बच्चों 2, यानी 2 सेकेंड दे रखा है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी, जो हमारी जो अंतिम वेग जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये इसमें आपको बताना था। तो उसके बाद में जो बी वाला पार्ट है बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है? इस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसमें आपको बच्चों ये वाला एक समीकरण यूज करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। इसमें देखिए बच्चों, आपको यू तो जो है वो तो क्या है आपका 0 है, तो हमारा ये वाला पार्ट बच जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 गुना में टी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एस हमारा किसके बराबर आ जाता है? एस हमारा आ जाता है एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो उसके बाद में बच्चों यहाँ पे 1/2 ए का मान 10 लेना है आपको, और टी का जो स्क्वेयर है बच्चों, टी क्या पूछा गया? कितने? तो टी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? टी का 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना होगा? 4। इसको काट दो आप यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इमारत की ऊंचाई 20 मीटर होगी। उसके बाद में बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 और शर्त लिखिए। तो देखिए आप 2 शर्त क्या लिख सकते हैं बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए? तो इसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं बच्चों संतुलित आहार, क्योंकि संतुलित आहार लेंगे हम तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार लिख सकते हैं हम। उसके बाद में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट में? स्वस्थता, स्वच्छता, स्वच्छता के अनुरूप, अनुरूप आदतें तथा, आदतें तथा स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ वातावरण। तो ये आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। संतुलित आहार, और सेकंड पॉइंट स्वस्थता के अनुरूप आदतें था स्वस्थ वातावरण। या इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? प्रतिदिन शारीरिक अभ्यास भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए अगले अगले पार्ट में क्या पूछा गया है कि एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसे करता है? तो सबसे पहले चिकित्सक जो बच्चों क्या देखता है? कोई रोग जो होता है उसके पहले क्या देखता है? लक्षण देखता है, और लक्षण देखने के बाद में फिर उसका क्या करता है बच्चों? उपचार करता है। फिर उसको जो औषधि जो होती है वो देता है। पहले लक्षण की पहचान करता है कि किस बीमारी के लक्षण हैं, उसके बाद उस बीमारी से संबंधित जो औषधि होती है वो उसको देता है ताकि वो रोग ठीक हो जाए। तो ये इस प्रकार से करता है, आपको लिखना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन 5 है बच्चों, उसमें क्या पूछा गया है? 2 परमाणु कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु के जो सब एटॉमिक यानी परमाणु के अंदर जो जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनके नाम बताने। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और आप लिख सकते हैं प्रोटॉन लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन। तो आपसे कोई 2 पूछा गया है तो 2 के नाम बताने। इलेक्ट्रॉन पहले 2 लिख सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है बच्चों वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पे पूछा जाए तो होता है +1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। तो कोई 2 लिखने हैं आपको, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप इसमें।
उसके बाद में बच्चों प्रश्न जो 6 है आपका, उसमें पूछा गया फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है, इसकी परमाणु संख्या 9 है, तो इस तत्व का प्रतीक लिखिए, इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो देखिए बच्चों, परमाणु संख्या 9 किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है और उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 19 है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आपको पता है कि जो परमाणु संख्या होती है वही किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या बताती है हमें। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने? 9। अगर हम जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी संख्या का सम होता है। अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन क्या घटा दें, हमें किसकी संख्या पूछा गया है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने मौजूद है। अगर हमें इन दोनों में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दें तो कितनी बच जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या बच जाएगी। तो इसका मतलब 19 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 क्या होंगे बच्चों? इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। उसके बाद में बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन। तो आपको देखिए इस 6 के क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो बता दिया मैंने कि 10 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। प्रोटॉन पूछे तो भी आपको क्या बताना है? 9 ही होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दो तत्वों को एक्स और वाई द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जिनकी परमाणु संख्या 6 और 17 है। अब परमाणु संख्या 6 से हमें पता चल जाता है कि 6 किसकी परमाणु संख्या होती है? कार्बन की। और 17 जो होती है वो किसकी होती है बच्चों? क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो देखिए 6 को हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लिखते हैं तो KLm, इस प्रकार से सेल में बढ़ते हैं। तो पहले में 2, दूसरे में 4। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाहरी कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? इसको 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ये आपको बताना है कि जो परमाणु संख्या 6 है कार्बन, उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। उसके बाद में हम 17 वाला जो क्लोरीन है, क्लोरीन की देखिए KLmN। तो देखिए 2, 8, 7। अब इसको बाहरी कोष यानी अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। तो आपको इसकी संयोजकता बतानी 1 होगी इसकी। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। बच्चों वीडियो को साथ साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके इस प्रकार से हमें मोटिवेट मिलता है। तो बच्चों ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और भी बना सके आपके लिए, तो ये काम ज़रूर करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों, एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को भरिए। तो बच्चों धनुष जो है, तीर से जो खींचा हुआ कमान पे जो तीर है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। और जब इसको छोड़ दिया जाता है तो किसमें परिवर्तन हो जाता है उस ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। तो आपको ये बताना था। तो इसका स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो देखिए। तो बी पार्ट में बच्चों देखिए 40 kg द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको जो स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको हम अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है mgh। ये होता है। अब आपको देखिए यहाँ पे जो h होती है वो मीटर में हम लेते हैं, लेकिन हमारे इस सवाल में जो दे रखा है क्वेश्चन बी पार्ट में फुट में दे रखा है। तो फुट का और मीटर में क्या रिलेशन होता है? जो 1 फुट होता है वो 0.3 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किसको? फुट को। तो फुट को कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 मीटर आ जाएगा। 15 फुट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4.5 मीटर के बराबर आ जाता है। अब आपको mgh का यूज करना है। m का मान कितना है बच्चों? 40 है। गुना में g का मान कितना यूज करना है आपको? 10 करना है। और h का मतलब 4.5, इनको गुना करेंगे हम तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों? 1800 जूल आपका
उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का जो अथवा वाला जो पार्ट है उसको देखिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, कट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी हम कन्वर्ट करेंगे, किसको, 72 किलोमीटर को। तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इतने घंटे अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दें तो किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। इसका मतलब हाफ 1/2 एम कितना है, 1000, और जो हमारी वी स्क्वायर यानी वो क्या है, कितनी आई थी हमारी, 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदला तो 20 का स्क्वायर, और माइनस का 1/2000, और यहाँ से 36 किलोमीटर को उसमें बदला हमने मीटर पर सेकंड में, तो कितना आया था वो हमारा, वो आया था 10। तो 10 का स्क्वायर, वी स्क्वायर। अब इन दोनों को आपको घटा देना है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना कार्य करना पड़ेगा हमें। तो वो घटाएंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा 1,50,000 जूल कार्य हमें करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हुआ। उसके बाद में बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और इसके समीकरण सहित लिखिए। तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। और जो इसका जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है ये वाला, F=G m अपॉन आर का स्क्वायर। ये जो जी होता है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, m एक वस्तु का द्रव्यमान और स्मॉल m जो है वो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान होता है, और r जो होती है ये उन दोनों के केंद्र के बीच से दो वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी होती है और उसका ये स्क्वायर है। तो ये उसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो F इसके बराबर आ जाता है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग पूछे गए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसे भी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान दोनों में उपस्थित आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा जो तारों के टूटने तथा बनने, आकाशगंगा के निर्माण में भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत योगदान है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है बच्चों। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी धरती है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वो किस कारण से घूमती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। जो पानी जो बहता है वो भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहता है, नदियों में पानी। और आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इनके गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए इसका जो बी पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी और जी का क्या अर्थ है। तो जी जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सार्वभौमिक 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 गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थिरांक, क्या होता है, स्थिरांक होता है। और जो इसके बाद में जो स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। क्या होता है, एक टाइप से त्वरण होता है, किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से। और जी की वैल्यू जो होती है बच्चों ये क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये क्या होती है, फिक्स होती है। और उसके कारण, और जो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है ना वो बच्चों क्या होता है, प्लेस टू प्लेस यानी हर जगह क्या होती है, बदलती रहती है। तो उसके बाद में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लीजिए। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बच्चों ये होता है,
ठीक है 3। कैसे बनाया मैंने आपको देखिए, एल्यूमिनियम लिख लिया हमने, हाइड्रोक्साइड लिख लिया, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1 लिखते हैं हम। इनको क्या करते हैं, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा हमारा OH3। और उसके बाद में सोडियम क्लोराइड का सूत्र देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे हम, सोडियम को लिख लिया, क्लोरीन को इस साइड में लिख लिया, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से और NaCl आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाया। उसके बाद में देखिए बच्चों, इसमें पूछा गया है कि इसका आपको नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसका सूत्र, ये इसका नाम होगा। और दूसरे का नाम क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद में बच्चों 11 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज C6H12 और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। तो ग्लूकोज का देखिए आणविक द्रव्यमान जो होता है बच्चों, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है देखिए, तो जो ग्लूकोज होती है बच्चों, उसकी क्या होती है, 6 कार्बन के परमाणु। तो 6 गुणा में, एक कार्बन का परमाणु का भार होता है 12 और 12 हाइड्रोजन है तो एक परमाणु का भार होता है 1, और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं तो 6 का और एक का भार होता है 16। इन सभी को गुणा करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 यूनिफाइड, यानी 180 इसका क्या आ जाएगा, यूनिफाइड इसका क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो जो कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो होता है, उसमें 1 मोल के बराबर परमाणु होते हैं। और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये आपको लिखना था इसमें। उसके बाद में धनायन और ऋणायन को परिभाषित कीजिए। जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। इन आयनों को धनायन और ऋणायनों में वर्गीकृत कीजिए। इन आयनों के संकेत भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, वे तत्व जिनकी परमाणु, अच्छा उसमें देखिए क्या बता रहा आपको। तो बच्चों ये हमने 13 का बता दिया आपको, गलती से 12 का देखिए क्या बताना आपको। तो धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। जैसे सोडियम एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को खो देगा, तो ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, धनायन। इसी प्रकार से क्लोरीन, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में हम डालते हैं तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सोडियम धनायन कहलाएगा और क्लोरीन जो होता है वो ऋणायन कहलाएगा। तो आपको बताना है ये धनायन है और क्लोरीन जो है ये हमारा ऋणायन है। इस प्रकार से आपको बताना है। उसके बाद में 13 वाला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, 2 समस्थानिक के उपयोग लिखिए। तो बच्चों क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। तो इनकी देखिए परमाणु संख्या सभी की क्या है, बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सभी की बराबर नहीं है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनके उपयोग आप लिख सकते हैं। जैसे कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कैंसर का। आयोडीन का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग हम जो गलकंड जो बीमारी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और कार्बन का जो आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, उसकी हम कार्बन डेंटिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में जो आपका खंड सी है तो उसमें देखिए क्या पूछा गया है कि राजू ने देखा कि उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहले में पूछा गया 40 वाट की 4 ट्यूबलाइट 8 घंटे के लिए। तो देखिए बच्चों, हम कोई भी घरों में जो वाणिज्यिक उपयोग के अंदर जो ऊर्जा का यूज होता है उसको हम किलोवाट हावर में मापते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले पार्ट में वाट में है, तो इसको किलोवाट में बदलेंगे। तो देखिए
40 को हम वाट को किलोवाट में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हम करेंगे 40 को 1000 से। ठीक है, 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, देखिए 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे हम तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 0.04, ये आपका आ जाएगा किलोवाट। उसका उपयोग कितने और टोटल कितने हैं, 4, कितना उपयोग किया गया, 8 घंटे के लिए। तो पहले पार्ट में ये आ जाएगी ऊर्जा। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट में निकालेंगे, 120 किलो वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो 120 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, काट देंगे इसको, और ये आ जाएगा हमारा 0.12 किलोवाट। इसका उपयोग कितने के लिए, कितने दिन के लिए किया जाता है, 6 घंटों के लिए, तो गुणा में 6, तो ये टोटल ऊर्जा जो है वो क्या होगी, खपत होगी। और सी वाले पार्ट में 1000 वाट पानी की मोटर 1 घंटे के लिए, तो 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट को वाट में बदलने, वाट को किलोवाट में बदलने के लिए, तो 1 किलोवाट। अगर हम इस पार्ट की किलोवाट को इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितनी किलोवाट आ जाएगी, 3 किलोवाट जो हावर जो एनर्जी है वो हम यूज़ कर लेंगे इन तीनों उपकरणों को मिला करके। तो इसमें देखिए इनको पढ़ करके हमें जवाब देना है कि ट्यूबलाइट को जलाने पर उसमें ऊर्जा स्थानांतरण को लिखना है। तो ट्यूबलाइट में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है। उसको हम जलाएंगे तो वो किस में बदल जाएगी, क्या, प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको हिंदी में क्या लिखना है, प्रकाश ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल। उसके बाद में क्या पूछा गया आपसे, उसके बाद में देखिए ये पूछा गया है, सुजेस्ट टू मेजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम क्या उपाय लिखेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा लें, कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। इसके अलावा अगर हम अननेसेसरी जो वे वजह से जो उपकरण चल रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है वो हम बंद कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सकती है। और अगर हम एलईडी लगवा लें घर पे नॉर्मल बल्ब की बजाय, तो भी क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत कम करते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया है, व्हाट विल बी द हिज हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ के अंदर बिल क्या होगा, अगर 1 यूनिट का जो बिल है, 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 3 रुपये है, तो इसके लिए आपको बताना है। तो इसमें देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, तो बच्चों आपने तीनों उपकरणों की अभी आपने क्या निकाली थी, टोटल किलोवाट में कितनी ऊर्जा निकाली थी, तो 3 किलोवाट निकल के आई थी। अब आपसे पूछा गया मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 होते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखिए मार्च 31 होता है तो टोटल किलोवाट कितना आ जाएगा, टोटल किलोवाट आ जाएगा ये हमारा 93 किलोवाट हावर। उसके बाद में बच्चों 1 किलोवाट हावर का खर्चा कितना है, 3 रुपये, तो 93 किलोवाट हावर का कितना हो जाएगा, उसको गुणा कर देंगे, गुणा करने पे क्या आएगा, 279 रुपीज़, ये उत्तर आ जाएगा इसका। उसके बाद में हाउ मच वाटर पर मिनट द अबोव वाटर पंप कैन रेज द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो देखिए ये वाला जो इससे संबंधित है ये, कि वाटर पंप की पर मिनट की इसमें पूछा गया है, उपरोक्त पानी की मोटर का पंप प्रति मीटर 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी बढ़ा सकता है। तो इसमें बच्चों आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कि पावर जो होता है वो हमें पता है कि W/T होती है, जो शक्ति होती है वो कार्य और समय इसका अनुपात होता है। और उसके बाद में हम जो कार्य जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, mgh, जो कार्य होता है वो mgh के बराबर भी होता है, और डिवाइड बाई टी। हमें ये हाइट निकालनी है, कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है। तो देखिए हाइट को अगर हम एक स्थान पे रखें तो ये टी किस साइड में चला जाएगा, ये टी चला जाएगा पी गुणा में टी, और डिवाइड में एम जी आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा एच। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, इनके स्थान पे पुट करनी है। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारी जो हाइट है बच्चों, यहाँ पे हाइट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है
कितना पानी, यानी m की वैल्यू को निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए P बराबर होता है W/T, पावर जो होती है वो W/T, W को मैं क्या लिख रहा हूँ mgh/T। यहाँ पे हमें m निकालना है, तो m क्या किसके बराबर हो जाएगा, P गुणा में T और नीचे क्या आ जाएगा GH। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है जो दे रखी है, और पुट करने के बाद हम m की वैल्यू जो निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 600 kg। ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया। जब वह उसे गली में परेशान कर रहा था तो उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे 7 इंजेक्शन लगवाने को कहा, लेकिन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है, तो कौन सा रोग हो सकता है बच्चों, रेबीज हो सकता है। ठीक है, यह रोग कौन से संक्रामक के कारण होता है, तो ये इसका संक्रामक का कारण क्या होता है, विषाणु होता है। क्या होता है बच्चों, विषाणु। ये आपको लिखना है, विषाणु। ठीक है, विषाणु। उसके बाद में रोग वाहक किन्हें कहा जाता है, रोग वाहकों से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। तो रोग वाहक क्या होते हैं बच्चों, वे जो रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का कार्य करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, रोग वाहक कहते हैं। जैसे कुत्ता है, क्या है, कुत्ता क्या करता है, विषाणु को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, फैलाता है। जैसे रेबीज के विषाणु कुत्ता क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाता है, तो वो क्या हुआ, कुत्ता क्या हुआ, रोग वाहक हुआ। ऐसी मक्खियाँ जो होती हैं वो भी क्या होती है, रोग वाहक का काम करती हैं। तो रोग वाहकों से होने वाली 2 रोगों के नाम लिखिए। तो रोग वाहकों से बच्चों एक तो रेबीज भी हो सकती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। कोरोना वायरस भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाए तो वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से वो रोग पहुंचा सकता है। तो कोरोना लिख सकते हैं आप, टीबी लिख सकते हैं। तो आपको कोई 2 लिखने हैं नाम। उसके बाद में जो प्रश्न सी है, चिकित्सक द्वारा लड़के को इंजेक्शन लगवाने को कहा गया जो एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन उस लड़के की जान बचाने में कैसे मदद करेगी, तो देखिए इसमें अगर वह बच्चा वह वैक्सीन लगवाता है तो वो वैक्सीन क्या करती है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, यानी प्रतिजैविक पदार्थ उत्पन्न करती है जो उस विषाणु से लड़ने में उसको मदद करती है। यानी विषाणु से होने वाले जो खतरे होते हैं उनको वो क्या कर देती है, रोक देती है, और इस प्रकार से बच्चा क्या हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। उसके बाद में देखिए, रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर होता है। रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर होता है। तो इसके बारे में आपको इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी रोग से ग्रस्त हैं, अगर हम हमें ये पता है कि भाई ये रोग हो जाएगा, तो अगर हम उसके परहेज़ कर लें, ठीक है, अगर हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे वातावरण में रहें, तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। तो रोगों का निवारण उसके उपचार से क्या होता है, बेहतर होता है। तो इसमें यही आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम परहेज़ करें, जैसे बीमारियों से कुछ तरीके अपनाएं जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो क्या है वो बेटर है कि हम किसी बीमारी का निवारण उसका उपचार करने से बेहतर है अगर हम उस बीमारी के प्रति क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रख लें, उससे परहेज करें। तो ये आपको इसमें स्टेटमेंट में आपको बतानी थी। तो बच्चों ये था पूरा पेपर, मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। वीडियो कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।